किमहो ने अपना जैकेट उतारा और दरवाजे पर टांग दिया, लेकिन सोने जाने के बजाय उसने मन बना लिया। वो अपने खाली समय को सिर्फ सोने में बर्बाद नहीं करने वाला था। उसके दिमाग में कुछ तो पक रहा था। उस रात अपने शांत से डॉर्म रूम में किमहो अपने बेड पर क्रॉस लेग बैठा एक मेडिटेटिव स्टेट में एंटर कर रहा था। उसके चेहरे पर कॉन्सेंट्रेशन साफ दिख रही थी। उसने अपने पेट के निचले हिस्से के पास एक चमकता हुआ ब्लू ऑर्ब बनाना शुरू कर दिया। ये उसके विल पावर और कंट्रोल का डिलिबरेट एक्ट था। वो एक एसेंशियल पावर इंजन बना रहा था जिसकी जरूरत माना या इंटरनल एनर्जी का इस्तेमाल करने वाले स्किल्स के लिए होती है। हालांकि उसने रियल लाइफ में ऐसा पहले कभी नहीं किया था, पर वो अपनी इंस्टिंक्ट और थियरी पर भरोसा कर रहा था। उसका दिमाग इस प्रोसेस को पूरी तरह से समझ चुका था। जो डार्क आइस क्रिस्टल उसने पहले खाया था, उससे उसका शरीर माना से ओवरफ्लो हो रहा था। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उनमें एक स्टीली डिटर्मिनेशन जल रही थी। उसे पूरा भरोसा था कि ये काम करेगा। इसी दौरान ठीक हॉल के पार गोह्यान वू भी अपने रूम में शांत मेडिटेशन में बैठा था। उसके थॉट्स हान सोमी के साथ हुई लड़ाई पर थे, जो पहाड़ से उतरने के बाद उसका पहला रियल ओपोनेंट था। उन दोनों ने ही मैच के दौरान थोड़ा होल्ड बैक किया था, लेकिन वो जानता था कि अगर वो फुल स्ट्रेंथ में भी लड़ते तो भी आउटकम अनसर्टन होता। अगर किमहो ने ठीक उस मोमेंट पर इंटरवीन नहीं किया होता जब उसकी आयरन स्वॉर्ड टूटी, तो वो शायद हार जाता। उस मोमेंट के बाद से जब भी वो किमहो के बारे में सोचता तो एक ही शब्द उसके दिमाग में गूंजता था, मास्टर। किमहो में जिस तरह की कामनेस थी, वो सिर्फ सच में पावरफुल लोगों में ही होती है, और उसकी गेज हर चीज को भेदती हुई लगती थी। गोह्यान वू ने अपने रूम के कोने में रखी अपनी स्वॉर्ड को देखा और सोचा कि क्या उसे किमहो से गाइडेंस मांगनी चाहिए, लेकिन एक पल की हेजिटेशन के बाद उसने अपना सिर हिलाया। नहीं, उसने खुद से कहा। किमहो उसका पहला सच्चा दोस्त था। वो उस पर इम्पोज नहीं करना चाहता था। हल्का सा मुस्कुराते हुए उसने फिर से रीफोकस किया और अपनी खुद की स्ट्रेंथ से आगे बढ़ने का निश्चय किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह टेम्पररी क्लासरूम में कोइन ने जम्हाई लेते हुए किमहो को ग्रीट किया। उसके शब्द कैजुअल और स्लीपी थे। गोह्यान वू, जो हमेशा चेयरफुल रहता था, ने कहा कि उसे लगा था कि वो ओवरस्लीप कर गई होगी। किमहो इस इंटरेक्शन को देखते हुए मन ही मन सोचा कि उसका गैस सही था। छात्रों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया, कंफ्यूजन में इधर उधर देखते हुए। बेल बज चुकी थी, लेकिन क्लास के सामने पोडियम खाली था। किमहो ने चुपचाप इस सिचुएशन को ऑब्जर्व किया और वो हल्का सा अनइम्प्रेस था। उनका होमरूम टीचर जो भी था, वो पंक्चुअलिटी को वैल्यू नहीं करता था। जैसे ही क्लास में रेस्टलेसनेस बढ़ने लगी, क्लासरूम का दरवाजा खुला। एक आदमी अंदर आया जिसमें से एक शार्प इंटिमिडेटिंग प्रेजेंस निकल रही थी, जिसने पूरे रूम को तुरंत शांत कर दिया। स्टूडेंट्स हक्के बक्के होकर उसे देख रहे थे। उसने एक पियर्सिंग ग्लेयर से क्लासरूम को स्कैन किया, फिर ब्लंट तरीके से अपना इंट्रोडक्शन दिया। ली सुदक, उनका होमरूम टीचर। स्टूडेंट्स को टेस्ट करने के लिए उसने एक की तरफ इशारा किया और उससे उसका निकनेम पूछा। नर्वसली स्टूडेंट ने कुछ ऑप्शन स्टैमर किए, जब तक कि आखिरकार उसने सही निकनेम नहीं बता दिया, द ह्यूमन बुचर। किमहो ने चुपचाप इस नाम को प्रोसेस किया। एक ऐसी दुनिया में जो सुपर ह्यूमन से भरी हुई थी, जिन्होंने ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ की बाउंड्रीज को पार कर दिया था। कुछ ऐसे भी थे जो रास्ते से भटक गए थे, ऐसे विलेंस जो अपनी पावर का इस्तेमाल सेल्फिशली और क्रूअली करते थे। ली सुदक एक ऐसा आदमी था जिसे ऐसे अपराधियों का शिकार करने और उन्हें एग्जीक्यूट करने का काम सौंपा गया था। उसका निकनेम हालांकि ग्रिम था, पर उसने इसे कमाया था। ये उसके करियर को दर्शाता था, जिसमें उसने जितने विलेंस को बख्शा था, उससे कहीं ज्यादा को मारा था। अब क्लास के सामने खड़े होकर ली सुदक ने साफ कर दिया। वो टीचर बनने से खुश नहीं था, लेकिन प्रिंसिपल ने पूछा था और वो एक प्रोफेशनल था। वो कोई भी असाइनमेंट हल्के में नहीं लेता, और ये भी कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। उसकी इंटेंसिटी हवा में भारी थी। मैसेज साफ था, वो फेलियर टॉलरेट नहीं करेगा। छात्र भी इसे महसूस कर सकते थे। कुछ ने अपनी आंखें हटा ली। ली सुदक ने ब्लैक बोर्ड पर लिखना शुरू किया और कोर्स आउटलाइन को कंटिन्यू किया। ग्रेडिंग टफ होगी। रिटन एग्जाम्स उनके फाइनल ग्रेड का 30% होंगे। एटीट्यूड और बिहेवियर 10% और होंगे। उसने वार्निंग दी कि ये वो पॉइंट्स थे जो पुअर डिसिप्लिन से कम हो सकते थे और दूसरे ग्रेड्स को भी नीचे खींच सकते थे। उसने चेतावनी दी कि उस हिस्से पर उसकी कड़ी नजर रहेगी। और फिर सबसे बड़ा कंपोनेंट आया, प्रैक्टिकल एग्जाम्स। इन्हें 2 कैटेगरीज में बांटा गया था। डंजन कॉन्क्वेस्ट, जिसमें खतरनाक डंजन्स को नेविगेट करना और क्लियर करना शामिल था, और पीवीपी मैचेस, जहां स्टूडेंट्स एक दूसरे के खिलाफ अपनी एबिलिटीज टेस्ट करेंगे। हर कैटेगरी फाइनल ग्रेड का 30% होगी और सभी स्कोर्स को एक कर्व पर ग्रेड किया जाएगा, जिसका मतलब था कि अच्छा होना ही काफी नहीं था, आपको अपने बगल वाले से बेहतर होना था। जब किसी ने सवाल नहीं उठाया तो ली सुदक ने अपना फाइनल कमांड दिया। वो सीधे अरीना की तरफ जाएंगे। द अरीना। अरीना में 2 स्टूडेंट्स रिंग में आपस में भिड़ रहे थे। स्पेल्स और स्ट्राइक्स हवा में गूंज रहे थे, क्योंकि माहौल टेंशन और एंटिसिपेशन से भरा हुआ था। स्पेक्टेटर्स में से शिनयंग की आंखें चमक उठीं, क्योंकि वो गिडी एंथुजियाज्म के साथ रेलिंग पर झुक गया था। ये वो मोमेंट था जिसका वो इंतजार कर रहा था। प्लेसमेंट एग्जाम। ड्रैगन स्लेयर एकेडमी के पहले साल के छात्रों के लिए ये सिर्फ एक और टेस्ट नहीं था। ये वो इवेंट था जो रेपुटेशन, रैंकिंग्स और फ्यूचर्स को शेप देगा। उसके बगल में गोह्यान वू वाइड आइज के साथ देख रहा था। उसे याद आया कि शिनयंग ने पिछले दिन क्या हिंट दिया था। अब ये समझ में आया,
ये वही ग्रैंड स्केल इवेंट था जिसके बारे में उसने बात की थी और ये उम्मीद से कहीं ज्यादा इंटेंस था। जब अगला राउंड तैयार हो रहा था तो क्राउड को मैच स्ट्रक्चर समझाया गया। स्टूडेंट्स को विभिन्न कॉम्बैट सिचुएशंस में एक्सपोज करने के लिए अकेडमी पीवीपी मैचेस के रूल्स को अक्सर बदलती रहती थी। इस बार का फॉर्मेट ब्रूटल था, जहां ड्यूअल्स तब तक चलते थे जब तक एक कॉम्बैटेंट का एचपी 0 नहीं हो जाता, वो पूरी तरह से इनकैपेसिटेटेड नहीं हो जाता या वो साफ साफ सरेंडर नहीं कर देता। मैचेस को अनिश्चित काल तक चलने से रोकने के लिए 5 मिनट का टाइम लिमिट लगाया गया था। अगर तब तक कोई विनर सामने नहीं आता तो मैच को ड्रॉ माना जाएगा या जज के डिस्क्रेशन पर छोड़ दिया जाएगा। शिनयंग जहां खड़ा था वहीं उछल रहा था। उसने चिल्लाकर बताया कि हर पार्टिसिपेंट को पहले साल से 3 रैंडम ओपोनेंट्स का सामना करना पड़ेगा और जीत के आधार पर पॉइंट्स दिए जाएंगे। उसकी एनर्जी से यह साफ था कि वो इस चैलेंज को बहुत पसंद कर रहा था। क्यूरियस होकर गोयान वू ने किम्हो की तरफ मुड़कर पूछा कि ड्रॉ या लॉस की स्थिति में क्या होता है। कामली किम्हो ने समझाया कि ऐसे केसेस में रिजल्ट 0 पॉइंट्स होता है, कोई डिडक्शन नहीं होती लेकिन कोई गेन भी नहीं होता। तभी किम्हो के सामने एक नोटिफिकेशन दिखाई दिया। ये उसकी विजन में साफ तैर रहा था। गोल प्लेसमेंट एग्जाम में मिड टियर या उससे ऊपर के रिजल्ट्स हासिल करें। पीवीपी प्लेसमेंट एग्जाम में कम से कम 1 जीत हासिल करें। डंजन कॉन्क्वेस्ट एग्जाम में टॉप 50% में प्लेस करें। रिवॉर्ड स्लॉट जोड़ 1। किम्हो के थॉट शार्पन हो गए क्योंकि उसने रिक्वायरमेंट्स को रिव्यू किया। सब क्वेस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड था। पीवीपी मैच में 1 जीत और डंजन सेगमेंट में एक सॉलिड परफॉर्मेंस इसे क्लियर करने के लिए काफी होगी। लेकिन उसका फोकस अभी रिवॉर्ड पर नहीं था। अभी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो था कि प्लेसमेंट एग्जाम सच में क्या ऑफर करता था। इन्फॉर्मेशन। ये दूसरे स्टूडेंट्स को स्टडी करने का परफेक्ट अपॉर्चुनिटी था, उनकी एबिलिटीज को मापने का और उन लोगों की पहचान करने का जो एक दिन टॉप टियर कम्बैटेंट्स बन सकते हैं या जिनके पास यूनिक स्किल्स हैं। फिर अरीना के लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट हुई, किम्हो होंगयान व स्टेप फॉरवर्ड। क्राउड में हलचल मच गई। गोयान वू ने किम्हो की तरफ ब्राइट आइज के साथ मुड़कर देखा और इनकरेजिंगली चिल्लाया, जेन्युइन एडमिरेशन के साथ उसे गुड लक कहा। किम्हो रिंग में गया और अपने पहले ओपोनेंट से आमने सामने आया, एक लाल बालों वाली लड़की जो कॉन्फिडेंटली खड़ी थी और फायरी एनर्जी निकाल रही थी। उसने उसकी यूनिफॉर्म पर लगे इंसिग्निया से उसे शार्पली स्टडी किया। उसने तुरंत नोट किया कि वो किसी मेजर टावर से एफिलिएटेड नहीं था, कम से कम किसी ऐसी से नहीं जिसे वो पहचानती थी। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वो रूबी टावर की रेपुटेशन के बारे में जानती थी, जो फ्लेम बेस्ड एक्सपर्ट्स थे, अविश्वसनीय विनाशकारी शक्ति और सुपीरियर बैटलफील्ड कंट्रोल वाली मैजिक के साथ। वो इसका रिप्रेजेंट करने पर गर्व महसूस करती थी। अगर वो अकेडमी में अपनी प्रोफाइल बढ़ाना चाहती थी तो उसे एक रेपुटेशन वाले इंसान को हराना था, या कम से कम ऐसे इंसान को जो कॉम्पिटेंट दिखता हो। उसके हिसाब से किम्हो इन दोनों में से कोई नहीं था। उसकी निगाह किम्हो के हाथ में स्टाफ पर गई और उसकी इंटरनल क्रिटिक और गहरी हो गई। ये एक एफ रैंक अर्थ स्टाफ था जो डिफेंसिव या अर्थ एलिमेंट मैजिक को हल्का सा एम्पलीफाई करने के लिए इस्तेमाल होता था। उसकी राय में ज्यादातर बिगिनर मेजेस भी ऐसी प्लेन चीज के साथ बॉदर नहीं करेंगे। उसने तुरंत उसे एक सपोर्ट टाइप कास्टर के रूप में कैटेगरी में डाल दिया, जिसमें मोबिलिटी की कमी थी और वो लॉन्ग रेंज डिफेंस पर डिपेंडेंट था। उसकी अजम्पशंस और भी नैरो हो गई। वो एमरल्ड टावर से नहीं था और वो अर्थ एलिमेंट यूजर भी नहीं लग रहा था। इससे सपोर्ट मैजिक सबसे लाइकली एक्सप्लेनेशन बची। स्टाफ के साइज और बिल्ड को देखते हुए उसने उसे एक स्टेशनरी टाइप, जिसे टर कास्टर कहते हैं, के रूप में कैटेगराइज किया। जैसे ही अनाउंसर ने काउंटडाउन शुरू किया, किम्हो पहले से ही उसके बेयरिंग और स्टाइल से उसका मेंटल असेसमेंट कर रहा था। वो साइंस को पहचान गया। फ्लेम स्पेशलाइजेशन, हाई डैमेज पोटेंशियल, स्ट्रॉन्ग एरिया कंट्रोल। वो उन मेटा पैटर्न से मैच थी जो उसे पहले से अच्छी तरह याद थे। वो मन ही मन मुस्कुराया। उसके पास पहले से ही एक प्लान था। सॉरी बट यूल हैव टू प्ले अलॉन्ग विद माई एक्ट फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स। काउंटडाउन खत्म हुआ। स्टार्ट। उसने हेजिटेट नहीं किया। उसकी फिंगरटिप्स पर एक पावरफुल स्पेल एक्टिवेट हुआ। उसकी स्टाफ से एक ब्रिलियंट एक्सप्लोजन में फायर निकली जो सीधे किम्हो की तरफ थी। हीट पूरे अरीना में सर्ज हो गई। ऑडियंस से स्पार्क्स क्रैकल हुए। इस डिस्प्ले के बाद गैस्प्स सुनाई दिए। स्पेक्टेटर्स उसकी कास्ट स्पीड और रॉ पावर पर मार्वल कर रहे थे। किसी ने उसके स्पेल के साथ आने वाले यूनिक शिमर की तरफ इशारा किया, जो रूबी टावर में ही सिखाई जाने वाली स्पेशलाइज्ड कास्टिंग टेक्निक्स का संकेत था। लेकिन जब स्मोक क्लियर हुआ तो उन्होंने कुछ अनएक्सपेक्टेड देखा। किम्हो अभी भी खड़ा था। उसकी हेल्थ बार अनटच्ड थी। स्कोरबोर्ड दोनों फाइटर्स के लिए फुल एचपी दिखा रहा था। लाल बालों वाली लड़की का कॉन्फिडेंस डगमगा गया। ये सही नहीं हो सकता था। उसने 1 हिट नॉकआउट की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन उसके अटैक का कोई इंपैक्ट ही नहीं हुआ था। कंप्लीटली इनइफेक्टिव। कंफ्यूजन उसकी एग्रेशन पर हावी होने लगी। और किम्हो, वो शांत होकर सेटलिंग डस्ट में खड़ा था, अनरीडेबल। उसे उन आंखों से देख रहा था जो अब क्वाइट कंट्रोल से चमक रही थीं। अपने पावरफुल स्पेल को फेल होते देखकर होंगयान ने किम्हो को कंफ्यूज्ड होकर घूरा। उनके ऊपर की हेल्थ बार्स अभी भी दोनों के लिए 100% दिखा रही थीं। उसने सवाल किया कि क्या उसने उसके अटैक को नलिफाई करने के लिए कोई स्पेल इस्तेमाल किया था। टाइम वेस्ट किए बिना उसने एक और स्पेल एक्टिवेट किया, जबकि वो किम्हो के काम स्टांस का एनालिसिस कर रही थी।
उसे लगा कि अगर उसका पिछला अटैक न्यूट्रलाइज्ड हो गया था तो ये नया वाला काउंटर करना बहुत मुश्किल होगा। किमहो अपने नीचे बन रहे मैजिक सर्कल को नोटिस करते हुए मेंटली प्रिपेयर हुआ। वो डॉज करने का प्लान नहीं कर रहा था, वो काउंटर करने के परफेक्ट मोमेंट का इंतजार कर रहा था। उसके पर्सपेक्टिव से यानवा अनईजी हो गई। उसके माथे पर पसीना आ गया। किमहो 1 इंच भी नहीं हिला था। उसके एक्सप्रेशन में कोई कंसर्न नहीं था। वो स्टिलनेस उसे अनसेटलिंग लग रही थी। उसके कॉन्फिडेंस से फ्रस्ट्रेटेड होकर उसने उस पर चिल्लाया और उसकी तरफ फायर का एक कॉलम अनलीश किया। ये डिटर्मिनेशन थी कि वो जिस भी डिफेंस पर रिलाई कर रहा था उसे तोड़ देगी। ऑडियंस ने ऑ और पैनिक के साथ रिएक्ट किया। उसकी फ्लेम्स पूरे एरिना में इरप्ट हुई और कई लोगों ने रूबी टावर की रेपुटेशन के हिसाब से काम करने के लिए उसकी तारीफ की। लेकिन जब स्मोक क्लियर हुआ तो किमहो अनहार्म्ड खड़ा रहा। वो विजिबली शेकन थी। उसके स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक ने कुछ नहीं किया था। इंटरनली उसने सवाल किया कि रूबी टावर में ट्रेंड हुई उसकी मैजिक इतनी आसानी से कैसे ब्रश ऑफ हो सकती है। ये रियलाइज करते हुए कि उसके यूजुअल स्पेल्स काम नहीं करेंगे, वो अपना ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करने की तैयारी करने लगी। लेकिन इससे पहले कि वो एक्ट कर पाती, किमहो ने अपनी मूव चली। उसने एक मैजिक अटैक हमिंगबर्ड लॉन्च किया। वो फर्स्ट स्ट्राइक को नैरोली डॉज कर गई, लेकिन स्पेल हवा में ट्विस्ट हुआ और पीछे से वापस आया। ये खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही स्पेल कनेक्ट हुआ, किमहो के सामने एक नोटिफिकेशन आया, पैरालिसिस स्टेटस इफेक्ट अप्लाइड। उसने उसकी तरफ देखा और कामली मैच खत्म कर दिया, ये सजेस्ट करते हुए कि वो अपने बाकी स्पेल्स बाद के बैटल्स के लिए बचा सकती है। उसने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे याद दिलाया कि आगे और भी मैचेस हैं। अभी होल्ड बैक करना उसका बेस्ट ऑप्शन था। मैच खत्म हो गया। अनाउंसर ने उसकी डिफीट डिक्लेयर कर दी। क्राउड में स्टूडेंट्स डिसबिलीफ में फुसफुसा रहे थे। उन्होंने सवाल किया कि उसने उन अटैक्स को बिना इंजरी के कैसे लिया, उसने ऐसी टेक्निक कैसे इस्तेमाल की और वो था कौन। किमहो ने चुपचाप उनके रिएक्शंस को अब्जॉर्ब किया। इस एक लड़ाई से उसने उम्मीद से ज्यादा सीखा था और वो जानता था कि उसे कॉशियस रहना होगा। फिर अनएक्सपेक्टेडली उसके नाम को अगले मैच के लिए फिर से बुलाया गया। उसने क्वाइट फ्रस्ट्रेशन के साथ रिएक्ट किया। आराम करने के लिए मुश्किल से कोई टाइम था। स्टूडेंट्स में से किसी ने उसके अगले ओपोनेंट को पहचान लिया। सॉन्ग चुनहाई, टोपास टावर से एक नई स्टूडेंट जो पहले ही डिसिप्लिनरी कमेटी में शामिल हो चुकी थी। जैसे ही वो मुड़ा, वो पहले से ही उसके पीछे खड़ी थी। एक स्मर्क के साथ उसने कहा कि उसका सामना करना एक स्ट्रोक ऑफ लक था, कुछ ऐसा था जो वो टेस्ट करना चाहती थी। किमहो ने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया, टीचर की तरफ देखा और अनाउंस किया कि वो विड्रॉ करेगा। टीचर और चुनहाई दोनों सरप्राइज हो गए और पूछा कि क्यों। उसने कैजुअली अपना सिर रगड़ा और जवाब दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, लड़ना जारी रखना मुश्किल होगा। टीचर ने उसे अपना स्कोर बढ़ाने के इस अपॉर्चुनिटी को लेने की सलाह दी, लेकिन किमहो ने अपने डिसीजन को कंफर्म किया और तीसरे मैच को भी लॉस के रूप में मार्क करने के लिए कहा। टीचर ने रिक्वेस्ट को एक्नॉलेज कर लिया। चुनहाई उसे डिसअपॉइंटेड और एंग्री होकर देख रही थी। उसने खुद से कहा कि एक सच्चा फाइटर हमेशा तैयार रहता है, अपने ग्रैंडफादर के बिलीफ को कोट करते हुए कि केवल वही लोग जीतने के लायक होते हैं जो कभी हार नहीं मानते। किमहो ने चुपचाप रिफ्लेक्ट किया। उसके शब्द उसे अपने ग्रैंडफादर द थंडर मोनार्क की याद दिलाते थे। उसने कॉन्ट्रास्ट के बारे में सोचा। चुनहाई उस लेगेसी को जीने की कोशिश कर रही थी। जहां तक उसकी बात थी, उसे किसी के रास्ते पर चलने का कोई प्रेशर महसूस नहीं हुआ। फिर भी उसने खुद से एडमिट किया कि ये कोई बुरी सलाह नहीं थी, हालांकि उसका इसे फॉलो करने का कोई इरादा नहीं था। हमारा प्रोटैगनिस्ट अरीना से दूर जाने लगा। उसे जारी रखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका टोन इंडिफरेंट था, जैसे कि उसने आउटकम के साथ पहले ही शांति बना ली थी। उसने कैजुअल तरीके से मैच को डिसमिस कर दिया, दावा किया कि ये उसके लिए नहीं था और लड़की से कहा कि वो इसे अपनी जीत मान ले। लड़की ये सुनकर अपनी डिसअपॉइंटमेंट नहीं छुपा पाई। उसने उसकी तरफ अपनी पीठ कर ली, साफ तौर पर लेट डाउन थी और फुसफुसाई कि वो कितनी फूलिश महसूस करती है कि उसने कभी उसमें कोई होप रखी थी। जैसे ही वो जाने वाला था, वो रुका और वापस मुड़ा, ऐसा दिखाते हुए जैसे उसे कुछ और कहना था। क्यूरियस होकर लड़की ने पूछा कि क्या था। एक हल्की सी स्माइल के साथ उसने एक चीकी रिक्वेस्ट की, उससे एक डेजर्ट कूपन भेजने के लिए कहा, ये कहते हुए कि वो इंतजार करेगा। इस बात ने उसे ओवर द एज कर दिया और उसने फ्रस्ट्रेशन में अपने दांत भींच लिए। इस बीच अनाउंसर अगले मैच पर चला गया और शॉन हाई और यांग जी होंग के नाम पुकारे। स्पीयर से लैस एक लाल बालों वाला लड़का चैलेंज के लिए ईगर लग रहा था। कॉन्फिडेंटली उसने डिक्लेयर किया कि क्योंकि उसका ओपोनेंट टोपास टावर से था तो वो एक वर्दी फाइट की उम्मीद करता था। लेकिन लड़की ने उसे एक्नॉलेज भी नहीं किया। उसका अटेंशन पाने की कोशिश करते हुए उसने पूछा कि क्या वो रेडी थी, लेकिन उसे मिड सेंटेंस ही काट दिया गया। इससे पहले कि अनाउंसर पूरी तरह से स्टार्ट कह पाता, उसने लाइटनिंग से तुरंत स्ट्राइक किया, उसे एक ही मूव में ओवरवेल्म कर दिया। स्कोरबोर्ड ने रिजल्ट कंफर्म कर दिया। सॉन्ग चुनहाई 100%, यांग जी होंग 0%। स्टैंड से देखते हुए हमारा प्रोटैगनिस्ट के बगल में बैठा शिन बाइंग शॉक्ड लग रहा था। उसने कमेंट किया कि लड़का कितना बैडली जला हुआ लग रहा था। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने एक काम रिमार्क के साथ इसे एक्नॉलेज किया। शिनयंग ये रियलाइज करते हुए कि चीजें कैसे हो सकती थीं, मेंशन किया कि पहले फॉरफिट करना शायद एक स्मार्ट मूव था। प्रोटैगनिस्ट ने बस अग्री किया।
मैच के बाद लड़की स्टैंड्स की तरफ मुड़ी और घूरने लगी। हमारी प्रोटैगनिस्ट को जलती हुई आंखों से घूर रही थी। शिन बाइंग ने वो नजर पकड़ ली और हमारी प्रोटैगनिस्ट को नज किया, उसकी प्रेजेंस की इंटेंसिटी को नोट करते हुए। उसने कॉन्फिडेंटली कहा, यह जरूर थंडर मोनार्क की पोती होगी, उसके फ्लैशी परफॉर्मेंस की तरफ इशारा करते हुए। हमारा प्रोटैगनिस्ट स्टैंड से उस पर नजर गड़ाए हुए था, सैटिस्फाइड। ये वही था जो वो चाहता था। लेकिन बैकग्राउंड में छात्रों के बीच फुसफुसाहट फैलने लगी। उन्होंने उसे फॉरफिट करने के लिए मॉक किया, ये मानकर कि वो डर गया था, क्योंकि वो सॉन्ग चुन्हाई जैसे पावरफुल इंसान का सामना नहीं करना चाहता था। कुछ ने तो उसकी पिछली जीत पर भी सवाल उठाया, उसे प्योर लक बताया और उसे कावड़ डरपोक कहा। फिर भी परेशान होने के बजाय वो मुस्कुराया। उनकी गॉसिप से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसने उसके प्लान को वैलिडेट किया। रूबी टावर के खिलाफ लकी होने वाले कावर्ड की रेपुटेशन बिल्कुल वही थी जो वो चाहता था। फिर अनाउंसर ने सॉन्ग चुन्हाई के लिए फिर से अगला मैच बुलाया। शिन बाइंग, जो अभी भी अरीना पर नजरें गड़ाए हुए था, हमारी प्रोटैगनिस्ट की तरफ मुड़ा और कहा कि अगला मैच पहले ही शुरू हो रहा था। उसने लाउडली सोचा कि इस बार कौन इतना अनफॉर्चुनेट होगा कि उसे उसका सामना करना पड़ेगा। हम सियो यिन को अरीना में कॉन्फिडेंटली खड़े हुए देखते हैं, जिसके हाथों में 2 गन्स थीं जो कॉम्बैट के लिए साफ तौर पर तैयार थीं। पास में शिन बाइंग प्रोटैगनिस्ट की तरफ मुड़े बिना ही पसीना बहाने लगता है, क्योंकि वो जो देख रहा था उस पर हैरान हो जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि सियो यिन एक गनर होगी। इसने उसे पूरी तरह से ऑफ गार्ड कर दिया। प्रोटैगनिस्ट भी एडमिट करता है कि उसे भी अभी पता चला और उसे ये सिचुएशन अब और ज्यादा इंट्रीगिंग लग रही थी। शिन बाइंग तुरंत याद करता है कि मेजेस से लड़ते समय गनर्स को आमतौर पर एडवांटेज होता है। इसे ध्यान में रखते हुए वो सोचने लगता है कि क्या सियो यिन सच में इस मैच को जीत सकती है। लेकिन प्रोटैगनिस्ट शांत रहते हुए उसे याद दिलाता है कि वे अभी श्योर नहीं हो सकते और उन्हें वेट करके देखना होगा कि चीजें कैसे प्ले आउट होती हैं। फिर भी शिन बाइंग ऑप्टिमिस्टिक था। उसे लगता है कि अगर सियो यिन सिर्फ बेसिक्स पर स्टिक रहती है तो उसके हारने के ज्यादा चांसेस नहीं है। प्रोटैगनिस्ट थोड़ा कंपेटिटिव महसूस करते हुए प्लेफुली मैच पर बेट लगाने का सजेस्ट करता है। 5 सिल्वर कॉइन्स। शिन बाइंग तुरंत एक बड़ी स्माइल के साथ अग्री हो जाता है। डील सील हो जाती है। स्कोरबोर्ड लाइट्स अप होता है, जिस पर सॉन्ग चुन्हाई वीएस सियो यिन 100%, 100%। दोनों फाइटर्स खुद को प्रिपेयर करते हैं। जैसे ही अनाउंसर सिग्नल देता है, सियो यिन अपना पहला अटैक लॉन्च करती है, अपनी गन से फायर करती है। लेकिन सॉन्ग चुन्हाई अपनी माना से बनी एक वेब लाइक शील्ड से बुलेट्स को कामली ब्लॉक कर देती है, अटैक को एफर्टलेसली न्यूट्रलाइज कर देती है। शिन बाइंग कॉट ऑफ गार्ड होकर अलार्म के साथ रिएक्ट करता है, हैरान होकर कि बुलेट्स इतनी आसानी से ब्लॉक हो गई थी। इस बीच प्रोटैगनिस्ट को इस आउटकम की उम्मीद थी। वो इंटरनली फाइट का एनालिसिस करना शुरू करता है, ये कंक्लूजन निकालते हुए कि सॉन्ग चुन्हाई के पास सिग्निफिकेंटली ज्यादा माना है। यहां तक कि हमिंगबर्ड जैसा ई रैंक टूल भी उसके हाथों में डी रैंक पावर हासिल कर लेता है। सियो यिन पीछे नहीं हटती और फिर से अटैक करती है। जवाब में चुन्हाई अपना हमिंगबर्ड भेजती है और एक फियर्स एक्सचेंज शुरू हो जाता है। दोनों बार बार क्लैश करते हैं, लेकिन आखिरकार एक हमिंगबर्ड सियो यिन को हिट करने में कामयाब हो जाता है। इम्पैक्ट से वो पैरालाइज्ड हो जाती है और दर्द से कराह उठती है। ये देखकर शिन बाइंग पैनिक कर जाता है। वो जानता है कि अगर वो हिट थोड़ी और डायरेक्टली लगी होती तो मैच वहीं खत्म हो सकता था। लेकिन प्रोटैगनिस्ट कंपोज रहता है, अपनी बाहें क्रॉस करके ये नोट करते हुए कि हालांकि सियो यिन डॉज करने में कामयाब रही, पर इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से उसकी मूवमेंट साफ तौर पर धीमी हो गई थी। वो अब कॉन्फिडेंट था। एक बार जब कोई ऐसे शॉक हो जाता है तो फॉलोअप अटैक का हिट होना ऑलमोस्ट गारंटीड होता है। उसे पूरा विश्वास था कि चुन्हाई आसानी से जीतेगी। लेकिन फिर अनएक्सपेक्टेडली सियो यिन एक स्मोक ग्रेनेड निकालती है और उसे फेंक देती है। चुन्हाई और प्रोटैगनिस्ट दोनों सरप्राइज हो जाते हैं। स्मोक ग्रेनेड के अचानक दिखाई देने से कंफ्यूजन फैल जाती है। शिन बाइंग एक्साइटेड होकर जल्दी से अपनी नोटबुक में कुछ जॉट डाउन करता है। वो इस मूव की एक स्मार्ट डिसीजन के रूप में तारीफ करता है। उसके हिसाब से रेगुलर बॉम्ब्स वैसे भी ब्लॉक हो जाते, लेकिन एक स्मोक ग्रेनेड डायनामिक को बदल देता है। वो अब थ्रिल महसूस कर रहा था और कह रहा था कि ये बिल्कुल वैसा ही मोमेंट है जहां एक गनर की ट्रू स्ट्रेंथ सामने आती है। स्मोक के अंदर सॉन्ग चुन्हाई को साफ देखने में स्ट्रगल हो रही थी। इस कंफ्यूजन से सियो यिन को वो ओपनिंग मिल गई जिसकी उसे जरूरत थी। एक सिंगल बुलेट चुपचाप स्मोक से होकर गुजरती है और चुन्हाई के शोल्डर पर एक क्लीन हिट करती है, उसे पूरी तरह से ऑफ गार्ड कर देती है। लड़की को ले जाया जा रहा था और उसने सियो यिन की तरफ पीछे मुड़कर देखा। मन ही मन सोचा कि हालांकि उसने एक मैजिक बैरियर का इस्तेमाल करके डायरेक्ट हिट से बचने की कोशिश की थी, पर इम्पैक्ट उसे ऑफ बैलेंस करने के लिए अभी भी काफी स्ट्रांग था। ठीक उसी मोमेंट सियो यिन उसके ठीक पीछे थी, चुपचाप एक गन उठा रही थी, उसकी प्रेजेंस को सेंस करते हुए। लड़की खतरे को एस्केलेटिंग महसूस कर सकती थी और उसे रियलाइज हुआ कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो चीजें बहुत जल्दी सीरियस हो सकती हैं। साइड से देखते हुए शिन बाइंग हैरान था। उसने नोट किया कि ये नई स्टूडेंट कितनी एक्स्ट्रावेगेंट होगी। शुरुआत से ही एक इनविजिबिलिटी क्लोक का इस्तेमाल कर रही थी। साफ तौर पर उसके पीछे कुछ सीरियस रिसोर्सेज थे। सियो यिन ने एक और अटैक के लिए खुद को रिपोजिशन करने के लिए स्विफ्टली और डिसाइसिवली मूव किया।
इसे ऑब्जर्व करते हुए शिन बाइंग ने कमेंट किया कि राइफल पर स्विच करना भी एक स्मार्ट मूव था। फिर एक बुलेट लड़की की गर्दन के पास से गुजरती है जो मेयर स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर से चूक गई। स्कोरबोर्ड मैच की करंट स्टेट डिस्प्ले कर रहा था। सॉन्ग चुनाई 85% पर थी, सीओ यिन 88% पर थी और क्लॉक पर 2 मिनट और 13 सेकंड बचे थे। जैसे ही लड़की ने शॉट के सोर्स की तरफ देखा, उसके चेहरे पर पसीना आ गया। उसे रियलाइज हुआ कि वो सिर्फ डिफेंड नहीं कर सकती और उसे फिर से एक्शन लेना होगा। जैसे ही सीओ यिन उसके पीछे अटैक करने के लिए तैयार होकर दिखाई दी, लड़की ने तुरंत एक बैरियर ऊपर फेंका और आने वाली मैजिक बुलेट्स की डायरेक्शन को पढ़ने की कोशिश की। जिस मोमेंट बुलेट मुश्किल से बैरियर को छूकर गुजरी, वो स्पिन करके मुड़ी और एक स्किल एक्टिवेट की, ये डिसाइड करते हुए कि ये वापस स्ट्राइक करने का परफेक्ट टाइम था। सीओ यिन ने तुरंत इवेड करने के लिए ऊपर की तरफ जंप किया, लेकिन लड़की ने हवा में उसकी तरफ इशारा किया और डिक्लेयर किया कि उसने उसे पकड़ लिया है। इस बार सीओ यिन आने वाले अटैक को अवॉइड नहीं कर पाई। एक हमिंग बर्ड मटीरियलाइज हुआ और कॉन्टैक्ट पर उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया। स्कोरबोर्ड फिर से अपडेटेड हो गया। सॉन्ग चुनाई 85% पर थी और सीओ यिन 68% पर आ गई और मैच टाइमर आधी रात पर पहुंच गया था। कंक्लूजन देखते हुए प्रोटैगनिस्ट ने खुद को नोट किया, ये सोचते हुए कि ये बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा उसे उम्मीद थी। उसने अपना अटेंशन पीली बालों वाली लड़की की तरफ किया और एक्नॉलेज किया कि फ्रेशमैन में उसका कोई इक्वल नहीं था। फिर भी सीओ यिन का टाइम खत्म होने तक उसे रोककर रखना अपने आप में इंप्रेसिव था। शिन बाइंग अपनी हार को एक्सेप्ट करते हुए 5 सिल्वर कॉइन्स एक साई के साथ देता है, लेकिन छोड़ने से पहले वो प्रोटैगनिस्ट की बांह पकड़ता है और नर्वसली पसीना बहाते हुए उसी टर्म्स पर एक और बेट का सजेस्ट करता है। प्रोटैगनिस्ट सीरियस होकर उससे प्लेनली पूछता है कि क्या उसे गैम्बलिंग की लत लग गई थी और वो क्यों नहीं रुक सकता था। शिन बाइंग ने अरीना की तरफ इशारा किया, इंसिस्ट करते हुए कि अगला मैच प्रोटैगनिस्ट का माइंड बदल देगा। गुहियान वू का ओपोनेंट उसने एक्साइटमेंट के साथ समझाया, नन अदर देन फर्स्ट किंग्स डिसाइपल जो बे था। एक ग्रिन के साथ उसने पूछा कि इस बार प्रोटैगनिस्ट किस पर बेट लगाएगा। प्रोटैगनिस्ट ने मैटर ऑफ फैक्टली जवाब दिया कि फर्स्ट किंग्स डिसाइपल के जीतने की लाइकली चांसेस थे। शिन बाइंग चांस के लिए ईगर था। उसने कहा कि वो दूसरी तरफ बेट लगाएगा और टीज किया कि प्रोटैगनिस्ट अपने ही दोस्त पर टफ हो रहा था। अपनी बाहें क्रॉस करके और अरीना को देखते हुए प्रोटैगनिस्ट ने क्लैरिफाई किया कि उसने कभी नहीं कहा कि गुहियान वू हारेगा। कंफ्यूज्ड होकर शिन बाइंग ने पूछा कि उसका क्या मतलब था। प्रोटैगनिस्ट बस कॉन्फिडेंटली मुस्कुराया और उसे कहा कि वो जल्द ही जान जाएगा। अरेना के अंदर से गुहियान वू ने स्टैंड्स की तरफ देखा, हमारी प्रोटैगनिस्ट की एक झलक देखते हुए। उसके दिमाग में एक थॉट आई, किम्हो देख रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए उसने अपनी स्वॉर्ड निकाल ली, डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ते हुए। वो एक क्लियर विक्ट्री दिखाना चाहता था, कुछ मीनिंगफुल, लेकिन वो जानता था कि ये आसानी से नहीं मिलेगा। जो बे का सामना करते हुए गुहियान वू ने उसे अपनी स्वॉर्ड निकालने के लिए कहा। जो बे ने कामली जवाब दिया कि अभी स्वॉर्ड निकालने का टाइम नहीं आया था। गुहियान वू ने समझदारी के साथ इसे एक्नॉलेज किया, लेकिन उसे वार्न किया कि वो फिर भी इजी नहीं जाएगा। दोनों ने अपनी स्वॉर्ड्स तैयार करके स्क्वायर ऑफ किया। स्कोरबोर्ड पर दिखाई दिया, गुहियान वू वीएस जो बे 100% 100%। अनाउंसर ने मैच शुरू होने का सिग्नल दिया। पलक झपकते ही जो बे ने खुद को फॉरवर्ड लॉन्च किया और अचानक गुहियान वू के ठीक सामने था। स्मूथ प्रिसीजन के साथ उसने एक पाम स्ट्राइक से फॉलो अप किया। गुहियान वू ने टाइम पर रिएक्ट किया, अपनी स्वॉर्ड से दोनों हाथों से ब्लॉक किया, लेकिन शेयर फोर्स ने उसे कई मीटर्स पीछे धकेल दिया। गुहियान वू ने अपनी कांपती हुई स्वॉर्ड की तरफ देखा और रियलाइज किया कि हालांकि वो इम्पैक्ट को कम करने में कामयाब रहा था, स्ट्राइक के पीछे की फोर्स ओवरवेलमिंग थी। बेसिक अटैक्स काफी नहीं होंगे, उसने कंक्लूजन निकाला। जैसे ही जो बे फिर से चार्ज करता हुआ आया, गुहियान वू ने अपना मन बना लिया, आई विल एंड दिस इन अ सिंगल ब्लो विद दिस टेक्निक। उसने एक रिफाइंड मूव द ब्लू शॉट टेक्निक एक्टिवेट की। दोनों एक बार फिर करीब आए और अपनी पूरी ताकत से क्लैश हुए। उनकी पावर्स एक ब्रीफ लेकिन इंटेंस मोमेंट ऑफ फोर्स में मिली। रिजल्ट, गुहियान वू की स्वॉर्ड इम्पैक्ट से शैटर्ड हो गई। अपने ओपोनेंट का सीधे सामना किए बिना उसने चुपचाप हार मान ली, ये कहते हुए कि वो अब और कंटिन्यू नहीं कर सकता था। उसी टाइम जो बे के शोल्डर पर एक घाव खुल गया। उसने इसे कामली एक्नॉलेज किया और कहा कि वो उनके अगले मैच का इंतजार करेगा। इसके साथ ही मैच खत्म हो गया और दोनों फाइटर्स अरीना से गायब हो गए। ऊपर से देखते हुए प्रोटैगनिस्ट ने खुद से सोचा, एज एक्सपेक्टेड द आयरन स्वॉर्ड कुडंट विथस्टैंड इट। उसे ट्रेन में गुहियान वू की स्वॉर्ड्समैनशिप याद आई और उसे थोड़ी देर के लिए होप थी कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन रियलिटी ने उसकी सस्पिशंस को कंफर्म कर दिया। गुहियान वू टूटने वाली स्वॉर्ड्स को डिस्पोजेबल टूल्स की तरह ट्रीट करता था। उसके बगल में शिन बाइंग डिसबिलीफ में अपना सिर पकड़े हुए था। नर्वसली पसीना बहाते हुए उसने पूछा कि प्रोटैगनिस्ट ने आउटकम का इतनी एक्यूरेटली प्रेडिक्शन कैसे की। जवाब में प्रोटैगनिस्ट ने चुपचाप उसका शोल्डर पकड़ा और ज्यादा बात करने के लिए उसे हल्के से डांटा। फिर एक स्माइल के साथ उसने अपना हाथ बढ़ाया और अग्रीड अपॉन 5 सिल्वर कॉइन्स की रिक्वेस्ट की। शिन बाइंग फ्लस्टर्ड होकर एडमिट किया कि उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने कामली एक ऑल्टरनेटिव ऑफर किया। उसे जरूरी नहीं कि कैश ही चाहिए था।
शिन बाइंग ने थोड़ी होप के साथ पूछा कि वो इसके बजाय क्या ऑफर कर सकता था। प्रोटैगनिस्ट ने बस उसकी नोटबुक की तरफ इशारा किया और उसे कहा कि वो इन्फॉर्मेशन से पे कर सकता था। तभी अनाउंसर की आवाज गूंजी, The raid placement exam will continue after lunch. Everyone, gather at the dungeon building. And don't be late. Alright, dismissed. कुछ देर बाद दोनों बाहर घास के मैदान में लंच कर रहे थे। हवा शांत थी और शिन बाइंग ने अपने सैंडविच का एक बाइट लिया और फिर प्रोटैगनिस्ट की तरफ देखा। Who will win at the end? उसने कैजुअली पूछा। बिना रुके प्रोटैगनिस्ट ने जवाब दिया, Let's talk after you finish eating. शिन बाइंग chuckled और फिर आगे लीन्ड। Sorry, so what information do you need? एक क्यूरियस लेकिन थॉटफुल लुक के साथ प्रोटैगनिस्ट ने जवाब दिया, Just tell me about the promising talents from the 4 great factions. शिन बाइंग प्लेफुली ग्रिन करते हुए जवाब दिया, Well, all right. I'm overflowing with top tier information. फिर थोड़ा और सीरियस होकर उसने एक्सप्लेन करना शुरू किया। तुम्हारी जानकारी के लिए ड्रैगन स्लेयर अकेडमी में 4 ग्रेट फैक्शंस, डिसिप्लिनरी कमिटी जैसे ऑफिशियल ग्रुप्स के अलावा मेजर पावर हाउसेज हैं। उसने उन्हें एक एक करके लिस्ट किया। मूरम अलायंस गिल्ड, यूनियन मैजिक टावर सोसाइटी, नाइट ऑर्डर। Among them, if we're talking about the real promising talents, उसने अपनी नोटबुक से जाना शुरू किया। Grandson of the Sword Saint, Meng Hinong Muram Alliance. Meng Jun, also Muram Alliance. Hung Yanhua, the likely next head of the Ruby Magic Tower Society. Park Nari, the druid who walks around with a cat on his shoulder, Guild Union. And one more, someone who doesn't stand out because he's hiding his skills. Li Seong Hyan, the son of the Swordmaster, Night Order. अपनी लिस्ट खत्म करते हुए शिन बाइंग ने अपनी नोटबुक को टैप किया और कहा, Well, these are about the only ones to call uniquely strong. प्रोटैगनिस्ट ने बस जवाब दिया, They are definitely a stacked lineup. शिन ने फिर से ऊपर देखा और पूछा, Hey, by the way, where did Hinmu go? लेकिन फिर वो रुका, अचानक अपनी पॉकेट में कुछ महसूस करते हुए। उसका चेहरा बदल गया। All right, the club presentation, उसने पैनिक में कहा। I completely forgot. वो उछलकर खड़ा हुआ और दौड़ते हुए हाथ हिलाया। I got to go first, sorry. प्रोटैगनिस्ट अपने माथे से थोड़ा पसीना पोंछते हुए जवाब दिया, या सी यू लेटर। अब सीओ यिन के साथ मैदान में अकेला उसने चुपचाप उसकी तरफ देखा। वो डाउनकास्ट लग रही थी। मे बी इट्स बिकॉज दिस इज द फर्स्ट बॉन्ड आई हैव मेड इन दिस वर्ल्ड, उसने सोचा, बट इट बॉदर्स मी सीइंग हर लाइक दैट। फिर साइलेंस को तोड़ने की कोशिश करते हुए उसने कहा, हे अबाउट द कुकी आई ड्रॉप्ड ऑन द ट्रेन येस्टरडे। सिस्टम में कुछ चेक करते हुए उसने कंटिन्यू किया, सन शियोन हाई सेंट मी अ डिजर्ट कूपन। सिंस इट वॉज योर कुकी, यू हैव अ शेयर इन दिस टू। उसने एक केक समन किया और उसे उसके सामने रखते हुए कहा, हियर लेट्स ईट टुगेदर। सीओ यिन ने एक सिंपल थैंक्स के साथ उसे एक्सेप्ट कर लिया। फिर एक पॉज के बाद उसने अचानक पूछा, उसकी तरफ क्यूरियसली देखते हुए उसने पूछा, व्हाई डू यू थिंक आई लॉस्ट टू सोंग चिहाई? प्रोटैगनिस्ट ने calmly जवाब दिया, It's hard to break through a magic barrier with a magic bullet at this level. With such superior magic power, it's normal for her to be that strong. फिर उसने कुछ ऊपर उठाया और जोड़ा, But if you strengthen the magic bullet through mana training, it becomes a different story. सीओ यिन puzzled दिखी। Mana training? Why is that necessary? Protagonist surprised दिखा। What? No way. You've never done it before? उसने अपना सिर हिलाया। या स्टन्ड होकर उसने फिर से पूछा, Then how did you even create a magic bullet? I never learned the skill, उसने कैजुअली जवाब दिया। प्रोटैगनिस्ट कुछ देर के लिए स्पीचलेस हो गया। A genius, उसने सोचा। मैजिक बुलेट स्किल एक गनर के लिए बेसिक मानी जाती है। Has she been landing shots just by instinct? She is causing trouble without even knowing mana training. उस केस में renewed energy के साथ उसने ऑफर किया, If you're okay with it, I can make some time to help you out. उसने एक छोटी सी नोट दी। Okay. Smiling, उसने कहा, Once you train your mana and learn the skill, things will get a bit easier. Well, you scored well. Let's go. Time for the placement exam. फिर अचानक सीन डंजन विंग में शिफ्ट हो जाता है। डंजन पोर्टल के सामने टीचर सभी स्टूडेंट्स को इकट्ठा करता है और एक सीरियस टोन में उन्हें एड्रेस करना शुरू करता है। वो सबको इन्फॉर्म करता है कि कॉन्क्वेस्ट एग्जाम शुरू होने वाला है। एग्जाम उसके पीछे डंजन पोर्टल के अंदर होगा और ये 2 स्पेसिफिक रूल्स को फॉलो करेगा। जैसे ही वो बोलता है, एक पैनल दिखाई देता है जिसमें पहला रूल डिस्प्ले होता है। स्टूडेंट्स को 10 मिनट टाइम लिमिट के अंदर जितने मॉन्स्टर्स को वो हराते हैं उसके बेस पर पॉइंट्स मिलेंगे। जितने ज्यादा मॉन्स्टर्स को वो हराएंगे और उनकी क्वालिटी जितनी हायर होगी उतने ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। दूसरा रूल ये है कि ये एक रैंक लॉक्ड जोन है। हर किसी की एबिलिटीज को F रैंक तक इक्वलाइज कर दिया जाएगा। इसमें उनके इक्विपमेंट, स्किल्स और ट्रेड्स शामिल हैं। टीचर इस बात पर जोर देता है कि उनका स्कोर भी F रैंक पर लॉक रहेगा, जिसका मतलब है कि उन्हें उससे बाहर निकलने के लिए रियल एफर्ट करना होगा। वो उन्हें वार्न करता है कि वो माना यूजेज में स्लॉपी न हो। पुअर मैनेजमेंट से उन्हें पूरा एग्जाम कॉस्ट हो सकता था। इंस्ट्रक्शंस देने के बाद टीचर एक एक करके स्टूडेंट्स को डंजन में एंटर करने के लिए बुलाना शुरू करता है।
थोड़ी देर बाद जैसे ही कुछ स्टूडेंट्स अपनी टर्न से वापस आने लगते हैं, टीचर उनके थके हुए चेहरे और वीक परफॉर्मेंस को देखता है। डिसअपॉइंटेड होकर वो चुपचाप उनकी कंप्लेंट्स पर स्कॉफ करता है, उन्हें पैथेटिक मानते हुए। इंटरनली वो नोट करता है कि उनके रिजल्ट्स कितने टेरेबल हैं और उसकी शिकायतें सुनकर टीचर को हैरानी होती है और वो ये नहीं मान पा रहा था कि स्टैंडर्ड इतना लो कैसे हो सकता है। सभी पार्टिसिपेंट्स में से केवल 2 स्टूडेंट्स स्टैंड आउट कर पाए। हान सोमी, जिसने 928 पॉइंट्स अर्न किए और रैंक में फर्स्ट आई, और चोई जोंग पिल, जो टॉप 20% में आने में कामयाब रहा। यहां तक कि उन 2 के अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी टीचर को पहले से ही हेडेक होने लगा था। वो जानता था कि बाकियों को ट्रेन करने का तरीका ढूंढना मुश्किल होगा। फिर वो ऑकवर्ड तरीके से अगले 2 स्टूडेंट्स सियो यिन और किमहो का अनाउंस करता है। जैसे ही वो गेट की तरफ चलते हैं, हमारा प्रोटैगनिस्ट सियो यिन को कामली सलाह देता है कि वो टेस्ट के लिए राइफल का इस्तेमाल करे। वो सजेस्ट करता है कि अगर उसे मना कंट्रोल में स्ट्रगल हो तो जब मॉन्स्टर्स पास आएं तो वो हेडशॉट पर फोकस करे। वो चुपचाप एक्नॉलेजमेंट में नॉट करती है, उसकी सलाह को सीरियसली लेते हुए। एक तरफ डिसिप्लिनरी कमिटी की एक पीली बालों वाली लड़की उन्हें ऑब्जर्व करती है, ये देखकर कि प्रोटैगनिस्ट कितनी कामली और कॉन्फिडेंटली सलाह दे रहा था। वो हैरान थी। अपने विचारों में वो सवाल करती है कि कोई ऐसा इंसान जो नर्वस होने का कोई इंडिकेशन नहीं दिखाता, इतना कंपोज्ड कैसे एक्ट कर सकता है। जैसे ही डंजन के गेट सामने आते हैं, प्रोटैगनिस्ट सियो यिन की तरफ मुड़ता है और अंदर जाने से पहले उसे एक ब्रीफ फेयरवेल देता है। जैसे ही वो एंटर करता है, उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है, एंटरिंग द फिक्स्ड जोन। सीन तुरंत शिफ्ट हो जाता है। वो खुद को एक घने फॉरेस्ट के बीच में पाता है, जो उसे जाना पहचाना लग रहा था। वो खुद से नोट करता है कि उसे इस जगह पर आए हुए काफी टाइम हो गया था। एक सिस्टम अनाउंसमेंट फॉलो करती है जो कंफर्म करती है कि सभी स्किल्स, ट्रेड्स और इक्विपमेंट रैंक्स रीसेट हो रहे थे। अपना इन्वेंट्री खोलते हुए उसने इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल अपनी करंट कैपेबिलिटीज का आकलन करने के लिए करने का मेंटल नोट बनाया। एक डिटर्मिन्ड माइंडसेट के साथ वो मूव करने के लिए तैयार हो गया। काउंटडाउन टाइमर दिखाई दिया, 10 मिनट्स रिमेनिंग। जैसे ही एग्जाम शुरू हुआ, एक गॉब्लिन उसकी तरफ भागा। बिना किसी हेजिटेशन के उसने अपनी स्टाफ घुमाई और उसे फ्लाइंग भेज दिया। उसे याद आया कि मिस्ट फॉरेस्ट में मॉन्स्टर स्पॉन्स रैंडम थे, लेकिन कुछ पैटर्न्स अभी भी प्रेडिक्टेबल रहते थे। जिस तरह से गॉब्लिन दिखाई दिया था, उसने तुरंत सिचुएशन को पहचान लिया। ये पैटर्न सी था। उस नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए उसने अगले मॉन्स्टर की लोकेशन का अनुमान लगाया। उसने एक डैगर निकाली, एक वीक स्पॉट को टारगेट किया और स्ट्राइक किया। एक क्लीन हिट और मॉन्स्टर हार गया। ये रियलाइज करते हुए कि स्टाफ जरूरी नहीं थी, उसने उसे रख लिया और नोट किया कि हथियार पूरे एरिया में बिखरे हुए थे, जिन्हें खुद मॉन्स्टर्स से बोरो करना ईजी था। नए दुश्मन दिखाई दिए। इस बार उसने अपना स्कोर बढ़ाने पर फोकस किया। 7 मिनट्स और 2 सेकेंड्स रिमेनिंग के साथ उसने एक दीवार के पीछे 2 ट्रोल्स को सेंस किया। तैयारी करते हुए उसे एक रन के रिप्ले को सेव न करने की बात याद आई। बिना देखे उसने अपनी एक ट्रोल्स की तरफ फेंकी, उन्हें प्रिसिजन के साथ खत्म कर दिया। फिर उसने अननेसेसरी अटेंशन से बचने के लिए प्लेबैक डेटा को जल्दी से डिलीट कर दिया। सैटिस्फाइड होकर उसने अपना करंट स्कोर रिव्यू किया, 683 पॉइंट्स इन जस्ट 3 मिनट्स। ये काफी से ज्यादा था। उसने पहले ही सबक्वेस्ट रिक्वायरमेंट्स क्लियर कर दी थी। एक नोटिफिकेशन आया जो उसकी प्रोग्रेस को कंफर्म करता है, प्लेसमेंट एग्जाम रैंक्ड इन द टॉप 50% रिवॉर्ड प्लस 1 स्किल स्लॉट। पैनल पर क्लिक करते हुए उसने डिसाइड किया कि उसने काफी कर लिया था। इससे ज्यादा आगे बढ़ने से सिर्फ सस्पिशन ही बढ़ती। अब इसे खत्म करने का टाइम था। जैसे ही वो गेट से बाहर निकला, सियो यिन अपनी टर्न से वापस आ रही थी। उसने कैजुअली उसे ग्रीट किया और पूछा कि कैसा रहा। उसने एडमिट किया कि ये मुश्किल था, लेकिन उसने नोट किया कि उसका स्कोर इतना बुरा नहीं लग रहा था। उन्हें पता नहीं था, पास में टीचर ऑब्जर्व कर रहा था। उसे ये स्टूडेंट किमहो याद था, जिसने पीवीपी के दौरान फॉरफिट किया था। उसे वीक मानकर उसे उम्मीद थी कि वो भी खराब परफॉर्मेंस देगा, जब तक कि उसने स्कोरबोर्ड चेक नहीं किया। वो स्टन्ड रह गया। किमहो इतने कम टाइम में मिड टू हाई टियर रैंकिंग्स तक पहुंच गया था। एक अनहर्ड ऑफ रिजल्ट। उसके माथे पर पसीना आ गया। टीचर ने एक साइलेंट डिसीजन लिया, उसे इस पर नजर रखनी होगी। अगले पार्टिसिपेंट को बुलाते हुए उसने चिल्लाया, फॉर गो ह्यान वू। जैसे ही गोह्यान वू गेट की तरफ बढ़ा, किमहो ने उसे एक काम वार्निंग दी कि वो सावधान रहे। गोह्यान वू ने नॉट किया, ये कहते हुए कि वो वापस आएगा। किमहो ने फिर अपना अटेंशन लीडरबोर्ड की तरफ किया। टॉप पर था ली सोंगई 951 पॉइंट्स फर्स्ट, हान सोमी 928 पॉइंट सेकंड, मोंग जून 93 पॉइंट्स थर्ड। नामों को पहचानते हुए उसने रिफ्लेक्ट किया। मोंग जून द स्वॉर्ड सेंट्स ग्रैंडसन अपने टैलेंट के लिए जाना जाता था। अगर ये स्टैंडर्ड्स थे तो गोह्यान वू अभी भी रेस में था। फिर अनएक्सपेक्टेडली बोर्ड फिर से अपडेटेड हो गया। ली सोंगई 951 पॉइंट सेकंड, हान सोमी 928 पॉइंट्स थर्ड, मोंग जून 93 पॉइंट्स फोर्थ। किसी ने फर्स्ट प्लेस ले लिया था और किमहो हैरान नहीं था। जब गोह्यान वू आखिरकार गेट से बाहर निकला तो उसके आसपास के छात्र शॉक और क्यूरियोसिटी में फुसफुसाए। कई लोगों ने उसे एक अर्लियर मैच से पहचाना था और उसके स्कोर से एस्टॉनिश थे। उन्होंने सवाल किया कि 1000 पॉइंट्स भी कैसे पॉसिबल थे।
किम हो हालांकि बस मुस्कुराया और उसकी तारीफ की। गोह्यान वू ग्रेटफुल होकर अपनी सक्सेस का श्रेय उस रेस्ट को देता है जो किम हो ने उसे पीवीपी राउंड के बाद दिया था। अभी भी मुस्कुराते हुए किम हो ने लाइटली जवाब दिया, ये हिंट देते हुए कि शायद वो इसमें कुछ ज्यादा ही पढ़ रहा था। और उसी टाइम दो लोग पास में आर्ग्यू कर रहे थे और उनमें से एक स्कॉफ करता हुआ कहता है, व्हाट्स विद दैट गाय, इवन द कावर्ड इज पुशिंग इन अ हाई रैंक्स नाउ। दूसरे ने जवाब दिया, राइट, ही इवन फॉरफिटेड द पीवीपी एग्जाम। ये सुनकर गोह्यान वू ने एंग्रीली उनकी तरफ देखा, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट ने उसे रोका और कहा, फॉरगेट इट, जस्ट इग्नोर देम। गोह्यान थोड़ा पसीना बहाते हुए उसकी तरफ देखता है और कहता है, बट रियली किम ह्यूंग। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट ने बस उसे विंक किया और कहा, आई एम फाइन, डोंट वरी। ये सुनकर गोह्यान शांत हो गया और नॉट किया, इफ दैट्स योर डिसीजन किम ह्यूंग। फिर हमारा प्रोटैगनिस्ट ने स्कोरबोर्ड की तरफ देखा और पूछा, सो इज इट ओवर नाउ? गोह्यान ने जवाब दिया, नॉट येट, चुंगहाई स्कोर हैजंट शोन अप। हमारा प्रोटैगनिस्ट अचानक गेट की तरफ मुड़ा, ये सोचते हुए, सो इट्स नॉट ओवर येट। गेट के अंदर डिसिप्लिनरी कमिटी की पीली बालों वाली लड़की फ्रस्ट्रेशन के साथ मॉन्स्टर्स से लड़ रही थी। उसने गॉब्लिन की तरफ देखा और सोचा, व्हाट द, आई एक्सपेक्टेड देयर पावर टू ड्रॉप बट ऑल इट डिड वाज स्लाइटली स्लो देयर मूवमेंट्स, दैट्स इट। फिर उसे वो याद आया जो हमारे प्रोटैगनिस्ट ने सीओइन से कहा था और सोचा, इफ मना कंट्रोल गेट्स टफ जस्ट गो फॉर हेडशॉट ऑन एनीथिंग दैट गेट्स क्लोज। वो रुकी, कुछ रियलाइज करते हुए, और फिर से सोचा, आई हेट टू एडमिट इट बट व्हाट ही सेड अर्लियर पॉप्ड इनटू माय हेड, with limited mana there's a cap to wide area, in that case focus all the mana into a heavy hitting blow। और ठीक वैसे ही उसने डंजन में मॉन्स्टर को इंस्टेंटली हरा दिया। जब वो गेट से बाहर आई तो उसका स्कोर पॉपअप हुआ, सॉन्ग चुनहाई 571.47%। उसने हल्का सा हमारे प्रोटैगनिस्ट की तरफ देखा, उसका चेहरा ब्लशिंग था और उसने सोचा, TCH, why did it have to be revealed in front of everyone, didn't even get a good score। लेकिन अचानक टीचर ने सभी स्टूडेंट्स को इंटरप्ट किया और कहा, दैट कंप्लीट्स द प्लेसमेंट एग्जाम, स्टेप अप एंड डोंट बी लेट फॉर योर क्लासेस। फिर वो चला गया और कहा, दैट्स ऑल, डिसमिस्ड। कुछ देर बाद एक शांत रूम में अंदर किसी ने कहा, यस कम इन। जैसे ही टीचर अंदर आया, आदमी ने पूछा, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर? टेबल पर अपना हाथ रखते हुए टीचर ने एक फर्म टोन में कहा, I'd like to check the replay from Kim Ho's conquest exam in class 1 to 3। आदमी सरप्राइज होकर कहता है, showing interest in a student for once। टीचर ने फ्लैटली जवाब दिया, doesn't matter, just show me the replay file। आदमी थोड़ा पैनिक हो गया और कहा, why, yes sir, let me look it up। लेकिन चेक करने के बाद वो मुड़ा और कहा, Kim Ho's replay isn't saved, it can't be viewed। टीचर ने पूछा, then does that mean there's no access record either? आदमी अभी भी शॉक्ड था और जवाब दिया, इफ इट्स दैट वी कैन चेक द डंजन एक्सेस लॉग। और जैसे ही टीचर शार्प एक्सप्रेशन के साथ फाइल्स को देखता है, वो सोचता है, एज आई थॉट माई हंच वॉज राइट, दिस गाय ही डिलीटेड इट ऑन पर्पस,